हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आज ही हूँ आप सबों के सामने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों का जिनका एमआईसी और एमजीसी है, उनके यूनिट 4 यानी कि मैट्रिक्स का लेक्चर लेकर के। मैट्रिक्स का जो लेक्चर है उसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम दोनों फॉर्मेट में रखेंगे, सब्जेक्टिव भी रखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रखेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए या यूट्यूब पे करवाए हुए किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, या हमारे साथ जुड़ के चाहते हैं कि आप अपने बीएससी के कोर्सेस यानी बीएससी में अच्छे नॉलेज लें, तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी जो प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। आप यहाँ पर डाउनलोड करें। 11-12 के जो भी क्लासेस चलती है, बीएससी की जो भी क्लासेस चलती है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं और हमसे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। इस पे जो जितने भी तो इस ऐप पे जितने भी कोर्सेज चलते हैं सभी पे अपन लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डेमो लेक्चर्स, क्लास नोट्स सभी चीज़ उपलब्ध है। आप कभी भी चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि भाई साहब क्या क्या फीचर्स है ऐप के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट से। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वेशन जो दिया है उसमें वेरिएबल जो है उसमें x का पावर 1 रखा हुआ जितना ही वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। और एक से ज्यादा अगर लीनियर इक्वेशन का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन वाला है और इसकी पढ़ाई आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके। तो अगर आप इसको लिखने जाएंगे तो इसको कैसे लिखते हैं सर? वी में राइट। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे सर? इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो चूंकि ये दो इक्वेशन है दिया हुआ, अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ सारा, इसको हम दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्यारा सा काम करना होगा आपको। इक्वल टू से पहले वाला जो अपने पास एलिमेंट है a1x प्लस में b1y प्लस में सर c1z, और इस साइड में इक्वल टू के बाद आप देखोगे तो मेरे भाई d1 लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि भैया इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन d1 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन अपने पास में लिखा हुआ है सर a2x प्लस में b2y अब प्लस में c2z बराबर कितना सर d2 है। और यहां पर बात करेंगे तो a3x प्लस में b3y और प्लस का c3z बराबर में d3 है। अपने पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस फॉर्म में लिख सकते हो सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पर अपने पास a1 है, b1 है और c1 है। आप चाहे तो इधर में लिख लो x, y एंड z, क्योंकि आप मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करो तो रो का कॉलम से फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन का सम यही आएगा। बहुत बढ़िया है। इधर अपना d1, d2 और d3 है। अब इधर जो है अपन लगाएंगे सर a2, b2 एंड c2। यहां लगाएंगे सर a3, b3 एंड c3। ये आपके पास क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अगर सच में देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है सर? इसका जो शकल सूरत है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है उसको मैट्रिक्स का फॉर्म का जो शकल सूरत है वो कुछ इस प्रकार से है। इट इज ऑफ द फॉर्म इसका शकल सूरत हमको दिख रहा है ax बराबर b की तरह। अच्छा, एक चीज और बताते चलूं आप सभी को कि हमारा ऐप अपडेट हो चुका है। हमारा ऐप जो है ठाकुर सर अकेडमी वो ऐप अपडेट हो चुका है। आप जो भी कोर्स परचेज वगैरह कर रहे हैं हमारे अपडेटेड ऐप पर करें। किसी तरह का समस्या अगर हो रही हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर मिला है। अपडेट करने में समस्या हो रही हो या कोर्सेज आपने परचेज करा है वो कोर्स शो नहीं कर रहा है तो हमने जो हेल्पलाइन नंबर बताया है 9155545177 उस पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें ताकि आपको सही गाइडलाइंस मिलें। चलिए, हमारे पास जो ax बराबर b के फॉर्म में हमने लिख दिया है उसमें हम कह सकते हैं सर कि ये जो है a, वो ये a क्या है सर? a हमने किसके जगह पे लिख दिया है? इसके जगह पे a लिखा है। तो बजाते यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सर a क्या है। तो a सर हमारे पास में है मैट्रिक्स जिसका पहला रो है a1, b1 और c1, दूसरा रो है a2, b2, c2 और तीसरा रो है अपने पास में a3, b3, c3। अगर आप सच्ची बात अगर देखें यहाँ पर से तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ खास नहीं,
ये इस इक्वेशन के वेरिएबल वाले जो पार्ट्स हैं उसके कोफिशिएंट्स हैं। मतलब ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। और हमने यहां पर से x बराबर समझना है। x बराबर कितना होगा सर? x बराबर x y एंड z, और b बराबर जो अपने पास दिखाई देगा वो कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3 है। पता किसके जगह पर क्या लिखा हमने यहां पर? इसके जगह पर ये लिखा है, तो इसमें कौन कौन सा क्या है? a है, x है, और ये अपने पास दिया हुआ है b। इधर जो आपको दिख रहा है ये है सर वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल दिए हैं उसके कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो बी जो है अपने पास में ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो आपको क्या करना होगा यहां पर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो आप समझ लो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको लिख लियो, मन में सोच लो। तो फटाक से ए, एक्स और बी निकाल लेना है। उसके बाद सॉल्यूशन किस फॉर्मूला के आधार पर निकलेगा उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो देखो, अगर सॉल्यूशन निकालने की बात चलेगी कि भैया सॉल्यूशन निकाल के बताओ, फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्व करना है, निकालना है, सॉल्यूशन बताना है, एक्स बजट का वैल्यू बताना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक फार्मूला मैं तैयार करके बताता हूँ कि सॉल्यूशन निकाल कैसे सकते हो। हमने अभी पढ़ा है कि ax बराबर b होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और x जो होता है वो वेरिएबल होता है। x मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, मतलब x का ही वैल्यू निकालना है। तो a को यहां से हटाना पड़ेगा। a कैसे हटेगा? तो भैया a इनवर्स इंटू ax बराबर कितना सर? b है। अब यहां पर से देखोगे तो यहां से देखने को मिल रहा है सर a इनवर्स इंटू में a इंटू का x बराबर कितना सर? b। सॉरी, मैंने इधर तो b लिखा है, a इनवर्स मल्टीप्लाई में लिखा ही नहीं। दोनों तरफ a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब a इनवर्स को अगर a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दुनिया जानती इस बात को, आप भी जानते होंगे, ये a इनवर्स इंटू b है। अब यहां से आप लिख सकते हो x बराबर में सर a इनवर्स इंटू b। जब कभी भी सवाल बनाने जाओगे आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें x क्या है? वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। a इनवर्स क्या है? कॉलम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स है। b क्या है? कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें जितना भी चीजें अप्लाई हुई है सारे क्या है? मैट्रिक्स है। इसीलिए अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करके कोई भी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम बनाते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है, उस मेथड को कहा जाता है, उस मेथड को कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे कुछ जुड़ा हुआ डिफिनीशंस वगैरह समझना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, सिस्टम होमोजीनियस होता है और नॉन होमोजीनियस होता है। कब क्या होता है समझना है। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता हो या एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो वन या मोर, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन देता होगा, तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं देता होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस केस में कहलाता है इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? बहुत बढ़िया। होमोजीनियस सिस्टम किसको कहते हैं? होमोजीनियस सिस्टम, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स जो होता है ये वाला कांस्टेंट टर्म्स, इसका नाम यहां पर हमने बी मैट्रिक्स रखा है, अगर वो जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं उस केस में कि ये क्या है? होमोजीनियस है। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में
अगर बी वाला पार्ट 0 बन जाता होगा। बी मतलब हो गया सर यहां पर से D1 D2 और D3, D1 D2 D3 जो है वो 0 अगर हो जाए, सारे कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए तो कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम। सारे कांस्टेंट टर्म 0 अगर हो जाए तो कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम। कांस्टेंट टर्म अगर सारा 0 ना हो, मतलब बी अगर 0 मैट्रिक्स के बराबर ना हो, मीन्स आप कह सकते हो कि एटलीस्ट वन ऐसा एलिमेंट होगा जो 0 नहीं होगा। मतलब आरएचएस में जो टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होता है D1 D2 D3, उसमें से कोई एक 0 अगर नहीं होता है, मीन्स आप कह सकते हो यहां पर से एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3, वन ऑफ D1 D2 D3 ये 0 ना हो, कम से कम इसमें से कोई एक 0 नहीं हो। एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3, इस सभी में से कोई एक 0 के बराबर होता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर में आपको जज करना होगा कि भैया कांस्टेंट टर्म कैसा है। कांस्टेंट टर्म अगर सभी 0 है तो होमोजेनियस, और सभी में से कोई एक अगर, मतलब D1 D2 D3 में से कोई एक अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में समझ जाओ कि ये क्या है, D1 D2 D3, इसमें सभी का सभी नंबर 0 होगा तो होमोजेनियस। कोई एक नंबर भी अगर 0 नहीं है तो नॉन होमोजेनियस। ऐसा क्यों दबाव डाल रहे सर इस चीज के ऊपर में, क्योंकि इसी पे आगे हम लोग इसके नेचर को चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कब देगा कब नहीं देगा, कैसा सॉल्यूशन होगा कैसा सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए उसी पे चर्चा करते हैं। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, कब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे सर तो पहले बात कर रहे हैं यहां पर से नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब जिसका कांस्टेंट टर्म बी वाला पार्ट 0 अगर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब अब यहां पर देखो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब हो गया भैया जिसमें सारा कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है। यहां पर देखो कोई भी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा, वो आता है रिलेशन इसी फार्मूला से निकल के आता है। इस फार्मूला को आप देखो तो यहां से देख रहे हो कि ए इनवर्स इंटू बी लिखा हुआ है। आप ए इनवर्स का वैल्यू जानते हो, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होता है। अब देखो सबसे जरूरी बात यहां पर क्या होता है कि अगर ये वाला भाई साहब डिनोमिनेटर अगर इसका 0 बन गया तो मामला डिनोमिनेटर 0 नहीं है, पहले बात करो उस पर। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये जो भी आएगा अभी नहीं पता चलेगा भैया, जब बनाओगे क्वेश्चन तो ये कॉलम मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा D1 D2 D3, जो भी नंबर आएगा, कोई जरूरी कि D1 D2 D3 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो कि 1 2 3 है, क्या। अब यहां पर से ये नंबर अगर 0 नहीं है तो समझ लो इसके जितने भी वैल्यूज निकलने वाले हैं सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, फिक्स नंबर आएगा।
डिवाइड में मान लो कुछ भी लिखा है 1 2 3 कुछ भी आया तो वो अपना एक फिक्स नंबर देगा और ये वो नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड का है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो यहां से एक्स और वाई और जेड का जो वैल्यू आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और और बता दूं और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो भैया तब मामला हो जाएगा इस पर डिपेंड। क्या डिपेंड होगा? अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये मान लो कि भैया जीरो नहीं है तो कुछ और होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 5 के बट्टा में जीरो पहुंचेगा क्योंकि इससे डिवाइड है, इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी का सेंस होता है नो सॉल्यूशन। पता डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो, अगर वो जीरो है तो नो जीरो के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर जीरो के बराबर है तो उस केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, जीरो बटा जीरो वाला केस बन जाएगा। यानी कि यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो मेन कलाकारी करता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखना है यहां पर, ये जीरो है, जीरो के इक्वल है या जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इस केस में पहले मैं यहां पर नहीं वाला कोई चर्चा करता हूं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है और जीरो के बराबर है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो उस केस में सिस्टम देगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड सब का वैल्यू इकलौता इकलौता आएगा। यानी कि ये कह सकते हैं हम इसको कंसिस्टेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? यहां पर कंसिस्टेंट कह सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो भैया यहां पर से फिर दो केस बन जाएगा। तब क्या क्या केस बन जाएगा सर? एक तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान निकाल के देखना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान निकाल के देखना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान हम निकाल के देख लेंगे सर। क्या चेक करना है उसके अंदर में बता रहा हूं, बस 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 एक सेकेंड तो मुझे थोड़ा बताता हूं, तो थोड़ा डिजाइन बना दूं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो के बराबर अगर नहीं हुआ तो समझ जाओ भैया चला गया ये नो सॉल्यूशन के दुनिया में, यानी कि इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो भैया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, आई एम इनफाइनेटली मेनी। मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन बोल लो, सॉल्व करके काम खत्म करो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो गया तब इसमें देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के, वो भी अगर जीरो के बराबर हो रहा है तो इस केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, जीरो के बराबर नहीं हो रहा है तो नो सॉल्यूशन। तो 12th क्लास में सिर्फ इसी का सॉल्यूशन निकालना होता है, यहां पर आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं। ये चला गया इनकंसिस्टेंट की दुनिया में। कहां चला गया सर? इनकंसिस्टेंट की दुनिया में। ये हो गया अपना कंसिस्टेंट की दुनिया। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल। अगर होमोजीनियस में बात करेंगे तो होमोजीनियस में सिंपल साधा कंसेप्ट होता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल के देखना है। अगर ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इस केस में बात तो वही होगी यूनिक सॉल्यूशन का, और जीरो के बराबर हो गया तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये हो गया अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो आता है, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो आएगा और इस जीरो को बोलते हैं हम लोग जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस केस में इसको हम लोग जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरो या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल। ठीक है भाई। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो इस केस में हम बोलेंगे कि भैया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स वाई जेड सबका वैल्यू जीरो नहीं होगा। इस केस में हम बोलेंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो। मतलब ऑल एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई जेड वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि यहां से कह सकते हो कि भैया नॉन जीरो, नॉन जीरो या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन।
समझ रहे हो बात? एकदम आसान है, कोई भारी बात नहीं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करें? हमारे पास एक्स वाई जेड या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो देखो यहां पर सबसे पहला काम करोगे, ए मैट्रिक्स लिख लोगे। ए मैट्रिक्स बराबर हमारे पास में है सर 1 1 एंड 1, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। यहां पर 2 5 7 2 1 और -1, ये हो गया अपना ए मैट्रिक्स। और अपने पास x बराबर दिया हुआ है सर x y z, और हमारे पास b बराबर दिया हुआ है सर 9 52 एंड हमने तैयार कर लिया। अब यहां पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि वहीं से जज करेंगे हमको किस डायरेक्शन में जाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने जाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो वो निकल के आता है अपने पास में सर 1 1 1 2 5 7 के बाद 2 1 एंड -1। ठीक है, बहुत बढ़िया है। सॉल्व करेंगे इसको तो हम देख रहे हैं क्या सर 1 के इंटू में आ जाएगा सर -5 माइनस में 7, -1 के इंटू में आ चुका होगा, इसको छोड़े तो -2 और -14, -2 एंड -14। और फिर 1 को लेके चलेंगे तो इसको छोड़ दिया, 2 -10, 2 -10, कुल मिलाकर के आ जाता है माइनस का 12, ये हो जाएगा प्लस का 16, और उधर में अपने पास माइनस का 8 है। सही बात है, सही बात है। ये हो जाएगा 20 माइनस का 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कैसा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन is system of equation has unique solution। बस अब यहां से आपका कार्यक्रम शुरू होगा सॉल्यूशन निकालने का, जो किस फॉर्मूला से आएगा? x बराबर a इनवर्स इंटू बी से, x बराबर a इनवर्स इंटू बी से। इसका मतलब यहां पर से ये समझो कि पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स, तभी जाके आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेम तैयार करना है, A11 A12, उसके बाद A13, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें तो सेकेंड रो में चलेंगे। सेकेंड रो में, सेकेंड रो अपने पास में है सर A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, उसके बाद बात करेंगे थर्ड रो में तो 31 A32 A33। अब बस इस सब का वैल्यू लिखना है, लेकिन पहले लिखोगे यहाँ पर से प्लस M11, क्योंकि हमने करवाया आपको दोनों का सम इवन नंबर होगा तो प्लस में M11, माइनस लगाओगे तो यहाँ पर से चलेगा अपने पास M12, प्लस लगाएंगे तो भैया यहाँ पर M13। ऐसे कैसे लगा रहे हो माइनस प्लस? इस दोनों का सम अगर इवन नंबर होगा तो प्लस, अगर सम और नंबर होगा तो माइनस। माइनस में M21, उसके बाद प्लस में M22, उसके बाद फिर माइनस में M23, उसके बाद फिर प्लस में M231, उसके बाद सर माइनस में M32, उसके बाद फिर प्लस में M33। ये आपके सामने फ्रेम तैयार है। अब इस सब का वैल्यू आपको पुट ऑन करना है। कैसे पुट करें सर? तो आपको पता होगा कि भैया माइनर कैसे निकालते हैं। इस एलिमेंट के लिए इसको छोड़ते हैं, -5 और -7 -12 लिख दिया, -12। उसका इस एलिमेंट के लिए इसको छोड़ोगे, -2 और -14, -2 -14 -16, और माइनस पहले से है तो +16। 1 के लिए इसको छोड़ोगे, 2 माइनस में 10 यानी कि -8, 2 -10 यानी कि -8, काम खत्म। ठीक है सर। अब सेकेंड रो में चलेंगे तो -1 और -1, -2, माइनस पहले से है तो +2।
ठीक है भाई, 5 पर आएंगे तो इसको छोड़ दिया तो -1 अब -2, -1 -2 -3, इधर लिख दूं -3। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें सर 2 3, इसको छोड़ दिया, A 2 2 हो गया, इसमें इसको छोड़ो, 1 अब माइनस में 2, 1 अब माइनस में 2, -1, 1 माइनस में 2 -1, अब माइनस पहले से है तो भैया +1। अगर हम बात करेंगे इसमें एक बार और देख लेते हैं वेरीफाई करके, 1 -2, ठीक है, -1 +1 हो जाएगा। अब चलेंगे थर्ड रो में, इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 -5 तो 2, 7 में से 5 गया तो 2। अगर हम बात करेंगे इसमें यहां पर से कि भैया इसको छोड़ा तो 7 माइनस में 2, 7 अब माइनस का 2, यानी बचेगा अपने पास 5, लेकिन माइनस यहां पर पहले से है। चेक कर लो एक बार, 7 -2, ठीक है। -1 के लिए इसको छोड़ा, 5 -2 3, ये हमने कोफैक्टर सब लिख लिया। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है, कोफैक्टर लिखने के बाद आपको एडज्वाइंट लिखना चाहिए, एडज्वाइंट ऑफ ए। जो भी इसका कोफैक्टर्स आया है उसका मैट्रिक्स तैयार करके ट्रांसपोज करना है। तो हम यहां से कहेंगे सर -12 16 -8, -12 -12 16 -8, -12 16 -8। उसके बाद बात करेंगे सर यहां पर 2 -3 और 1, 2 माइनस में 3 और 1। उसके बाद अगर बात किया जाए इसमें तो हमारे पास में 2 -5 और 3, 2 -5 और 3, 2 -5 और 3। बस कोई भारी चीज नहीं है, आपने ये सब 12th में करा है, बस समझो ना कि 12th के पार्ट को रिवाइज कर रहे हो और कुछ नहीं। ट्रांसपोज करना है, मतलब यहां से लिखोगे -12 16 माइनस का 8, 2 -3 और 1, 2 -5 और 3। हम यहां से लिखेंगे ए इनवर्स का फार्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। यहां से लिखोगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो -4, एडज्वाइंट के जगह पे इसी को लाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए इनवर्स निकल गया, काम खत्म नहीं, अभी काम बाकी है। काम बाकी क्या है, तो अब आपको लगाना है x बराबर में ए इनवर्स इंटू बी। x का मतलब हो जाएगा सर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड। इधर में हमारे पास में ए इनवर्स का वैल्यू ये है, इसको लगा देते हैं डायरेक्ट, और b के जगह पर लगा देंगे b का वैल्यू जो कि मेरे पास इधर में उपलब्ध है, 952 एंड 0, 952 एंड 0। अब करना क्या है सर, आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। -1/4 मल्टीप्लाई करोगे यहां पर से रो का कॉलम के साथ, तो 12 नंबर 108, अब फिर 52 दूना 104, तो माइनस का 108 अब प्लस का 104, और तीसरा पार्टी हो जाएगा 0। 16 नंबर 144 प्लस में, और फिर उसके बाद इसका 3 से, तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यानी 156 माइनस में, और फिर तीसरा पार्टी 0। फिर चलेंगे इसका तो माइनस का 9 72 72, और उसके बाद सर प्लस का 52 52, आई लास्ट वाला पार्टी 0। हमारे पास आ गया सर -1/4 इंटू 108, तो -4 बनेगा, 56, 44 में से 56, 4 और 6 10, 10 बनने वाला है, 8 8 8। यहाँ पर से अगर बात करेंगे तो 16 156, उसमें से 144 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे भैया, यहाँ पर 12 बनने वाला है माइनस का, और लास्ट में यहाँ पर से देखोगे तो माइनस का 20 बनने वाला है। अब -4 से कर दो इसको डिवाइड, तो -4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 1 3 एंड 5। ये जो आपको मिला है ये एक्चुअली में एक्स वाई जेड का वैल्यू है। अगर ये एक्स वाई जेड का वैल्यू है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू अपने पास में 1 है, वाई का वैल्यू अपने पास में 3 है, और जेड का वैल्यू अपने पास में 5 है। ये अपने पास कहानी है।
समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर अगले टॉपिक पे जिसका नाम है सॉल्यूशन यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बंधु, इसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंट लिख दिया भाई साहब ने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो, AUG। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है सर? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो आपने जो ए मैट्रिक्स अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, अभी थोड़ा देर पहले आपने ए मैट्रिक्स पढ़ा था जो कि कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स था। वो था अपना A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2, A3 B3 C3। ये आपने ए मैट्रिक्स पढ़ा था। इस ए मैट्रिक्स में अगर आप एक कांस्टेंट टर्म वाला जो मैट्रिक्स था बी उसको बढ़ा दीजिए। आर्गुमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा दीजिए। यहां पर बढ़ा दिया तो आ गया D1, बढ़ा दिया तो अपने पास आ गया सर D2, बढ़ा दिया तो अपने पास आ गया सर D3। तब जो ये मैट्रिक्स तैयार होता है दिस इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए, थोड़ा सा स्पेस देके बी लिख लो, ए बी, या फिर आप कह सकते हो इसको ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो अपन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ऑब्लिक बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी। मतलब ए मैट्रिक्स में आपने बढ़ा दिया, ठीक है। उसमें ये जो पार्ट होता है डॉट डॉट वाला हिस्सा से पहले वाला वो ए का पार्ट होता है, इधर बी का पार्ट, क्लियर बात। और इसके हेल्प से हम लोग सीखेंगे यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसको जानने से पहले हम लोग यहां पर थोड़ा सा अब देखिए यहां पर कंसिस्टेंसी फॉर नॉन होमोजीनियस, मतलब हम लोग यहां पर कंसिस्टेंसी चेक करना सीखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हेल्प से, ठीक है। इसमें एक रो जैसा दिखाई दे, रो जैसा क्या? रो ही है। रो ऑफ ए एंड रो ऑफ ए बी दोनों क्या हो? इक्वल हो। मतलब ये हुआ यहां से यहां तक हुआ ए, अब पूरा हुआ ए बी। तो रो ऑफ ए और रो ऑफ ए बी दोनों n के बराबर है। n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, 3 वेरिएबल होगा, 3 रो आएगा ए का, 3 ही रो आएगा किसका? ए बी का। तो सिस्टम जो है उस केस में सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट, ठीक। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर हो आर के, आर जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है? कम है। कम का मतलब अगर 3 वेरिएबल है, दोनों का रैंक अगर इक्वल आया, 2 आ गया उस केस में, या दोनों का रैंक 1 आ गया, लेकिन इक्वल होगा, बट जो है जितना वेरिएबल होगा उससे कम अगर है तो उस केस में सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रैंक पर ही सारा खेल है। अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल ना हो तो उस केस में आप कहोगे नो सॉल्यूशन। कब की बात है? नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या चलता है सर? होमोजीनियस में क्या चलता है सर? होमोजीनियस सिस्टम के अंदर में तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी हमेशा इक्वल ही होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आया, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आया तो समझ जाओ यहां पर से सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा, और एक्स वाई तीनों का वैल्यू 0 होगा। जीरो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जीरो, सबका वैल्यू 0 आता है तो जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हमारे पास में सर कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो सर? कम होगा, तो उस केस में सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। उस केस में एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइल लिख दिया, ट्राइवियल।
एक सेकंड मेरे भाई, ट्राइवियल। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल। चलिए हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट करते उसी क्वेश्चन पर, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी क्वेश्चन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे इस मेथड का, ताकि हम जज कर सके, कंपेयर कर सके कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये जो अपने पास दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां से ए मैट्रिक्स हम यहां पर निकाल लेंगे जो कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो भैया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स सब लिख दिया हमने, यहां पर लिख दिया सर ए को। अपना जो है एक्स होगा वो वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा, एक्स वाई जेड। और हमारे पास जो बी होगा वो बी क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म 9, 52 और 0, 9, 52 एंड 0। अब करना क्या है यहां पर करना क्या है सर, यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। देयरफॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे यहां पर से, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए भी लिखेंगे ऐसे, या फिर बीच में डंटा भी दे सकते हो ऐसे करके। और ये जो है अपने पास में ए मैट्रिक्स वो लिख देंगे पहले 1, 1 एंड 1, उसके बाद 2, 5, 7, 2, 1 एंड -1, और साथ में यहां पर से बी का 9, 52। अब इसमें एक चीज चर्चा हुआ था सर इस रूल के अंदर में कि ए का और ए बी का हमें निकालना है रैंक। तो यहां पर कैसे निकालेंगे सर? क्या दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको इसमें करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाला, इसको चेंज करेंगे एक्लन फॉर्म पे। अगर इतना से यहां तक का पार्ट देखोगे तो ए का रैंक देगा, टोटल देखोगे तो ए बी का रैंक देगा। एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मैक्सिमम 0 इधर में चाहिए होता है, नीचे में आप 0 बनाओ, इधर में मैक्सिमम। R2 में ऑपरेशन कर रहा हूं कि R2 माइनस में 2 इंटू R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई घटा दूंगा, इधर 0 हो जाएगा। इधर जाए 0 करना आपको जरूरी, इधर इधर। और R3 में भी ऑपरेशन कर दो सर, R3 में ऑपरेशन R3 माइनस में 2 इंटू में R1। अब जब आप ये काम करने जाओगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा ए बी वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, एग्जैक्टली ए नहीं होगा बट इक्विवेलेंट टू हो जाएगा। यहां पर पहला रो में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो पहला रो को आप छोड़ डालो। दूसरा रो में 2 से मल्टीप्लाई घटा रहे हो, इसका मतलब ये 0, 2 से मल्टीप्लाई घटाया तो 3 बन चुका होगा, 2 से मल्टीप्लाई घटाया तो 5 बन चुका होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 52 में से 18 घटा देंगे तो हो जाएगा अपने पास 18 4 22 और 4 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया अपने पास में 34। उसके बाद फिर हम यही चीज इसके साथ भी करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे ये -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे तो भैया -3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे -18 हो जाएगा। इधर बिगड़ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इधर साइड से 0 करना है ज्यादा से ज्यादा, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, अब करना क्या है आपको, प्यारा सा काम कि ये 0 हो रहा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको हम नीचे ले आएंगे, हमें मैक्सिमम 0 वाला रो नीचे चाहिए होता है एक्लन फॉर्म के अंदर में। तो हम यहां पर से बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा सर R1 में R2 में ऑपरेशन, R2 में ऑपरेशन कर रहा है R2 और फिर प्लस में 3 इंटू में R3, इसमें ऑपरेशन हो रहा है सर R2 में, इसलिए R1 को लिख लो, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इसके बाद R2 में ऑपरेशन कर रहे हो तो भैया ये 0 रह जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसका मतलब 9 यानी कि -4 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो -18 या 54, 34 -20 हो जाएगा। अभी लास्ट ब्लडो को हम छोड़ रहे हैं, लास्ट वालों को छोड़ रहे हैं। एक बार और हमको लगता है कि भैया इंटरचेंज कर देंगे तो अपने को थोड़ा फायदा मिलेगा।
सर इधर में एक काम कर लें, इसको 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 ले जाके इसमें जोड़ दें, डबल जीरो हो जाएगा। नहीं एक, हाँ 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 हाँ, इसको जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। कोई एक जीरो हो सकता है ना, कोई एक जीरो हो सकता है। लेकिन वेट, अभी तो हमने R1 में ऑपरेशन करा ही नहीं, तो ये 3 कैसे बनेगा? ये तो 1 ही रहेगा। हाँ, इसको जीरो कर लेते हैं, यानी कि R1 में ऑपरेशन कर देते हैं सर। R1 प्लस में R2, हमारे पास इक्विवेलेंट टू आ जाएगा सर। यहाँ देखो 1, अच्छा R1 में ऑपरेशन हो रहा है तो चलो कोई नहीं, अब लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले R2 R3 को 0 0 -4, अब -20। यहाँ अपने पास 0 -1 और माइनस का 3 है, माइनस का 8। अब क्या करना चाहिए सर? अब करना क्या है आपको यहाँ पर? तो करना ये प्यारा सा काम है कि सर इसको इसमें जोड़ना है, R2 को। तो 0 R2 को नहीं, सॉरी R3 को जोड़ेंगे। हाँ, R3 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में 1 का 1, इसको जोड़ोगे तो 0 हो चुका होगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो चुका होगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो माइनस का 9 हो चुका। वैसे इधर 0 का कोई खास आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी कर लिए क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब इसके पास 2 जीरो, इसके पास 1 जीरो है, ज्यादा जीरो इसके पास है तो इसको नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे। इसका मतलब R3 को और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे। ऑपरेशन आपने 12th क्लास में ही सीखा होगा, आई होप। उसके बाद यहां पर आते 1 0 -2, अपने पास -9, यह आ जाएगा 0 -1 और -3, यहां -18। और उसके बाद ये जो है अपने पास में 0 0 माइनस का 4 और -20। कहानी ये भी होता है कि जो भी नॉन जीरो रो हैं ये वो हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट ये से हो रहा है, ये -1 से गड़बड़ है, इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए। R2 में भी -1 से, R3 में भी, R3 में तो -4 से मल्टीप्लाई कर, -1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम क्या करने जा रहे हैं सर? R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, -1 इंटू R2। R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं सर, -1/4 इंटू R3। अब इक्विवेलेंट टू आ जाएगा कितना सर? इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा? देखो पहला रो में कोई चेंज नहीं, R2 R3 को इंटरचेंज किया। क्या हो रहा है भाई, इस दोनों को इंटरचेंज, सॉरी पता नहीं। यहां पर इसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, 1 0 -2, 1 0 और -2। और उसके बाद लास्ट में एलिमेंट कितना है सर? लास्ट में एलिमेंट है अपने पास -9, -9। अब यहां पर ये वाला जो है, ये वाला अपने पास -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 और -18, 1 3 और 1 0 0 0 1 3 और 18। इसमें -1/4 से 0 0 1 और 5, 0 0 1 एंड 5। अब इससे ज्यादा तुम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब इससे ज्यादा तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं। आपको देखना है पूरा यहाँ इतना में, इतना जो है इसके कितने रो ऐसे हैं जो 0 नहीं है, मतलब 0 रो नहीं है, सभी एलिमेंट 0 नहीं। ऐसा कितना रो है? ऐसा रो सर हमको 3 दिख रहा है, हमको ऐसा रो कितना दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए पूछेगा तो हम 3 बोलेंगे, और रैंक ऑफ ए बी पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर? ए बी का रैंक कितना होगा? ए बी का मतलब टोटल में, तो वो भी 3 ही होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर है 3 के, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल के। 3 ही वेरिएबल था, 3 वेरिएबल हुआ, 3 रैंक भी 3 आ गया। इसका मतलब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन हो गया सर, इसका मतलब इसको तो सॉल्व करना है ना भाई। हाँ, सॉल्व करना है ना भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या लगाया जाए सर? फिर से वही शुरुआत करें? नहीं नहीं,
सॉल्व करने के लिए अब यहां से हम उतारेंगे नया सा जुगाड़। नाउ ये जो है वो एग्जैक्टली ए नहीं, लेकिन ए के इक्विवेलेंट है, ये बी के इक्विवेलेंट है। यहां से अगर देखोगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ चुका है। कितना सर? 1 0 -2 0 1 3 0 0 1। उसके बाद यहां पर से अगर देखा जाए तो बी अपने पास में है -9 18 एंड 5। कर लिए सर? बहुत बढ़िया कर लिए। अब जो है हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का फार्मूला जो होता है, सॉल्यूशन जो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म था उसको बुलाएंगे, ax बराबर b को बुला लेंगे। यहां पर से a जो अपने पास में है वो असली वाला नहीं, इक्विवेलेंट वाला इस्तेमाल करेंगे, और x जो है वो वेरिएबल वाला इस्तेमाल करेंगे, तो अपने पास है एक्स वाई जेड। और यहां पर बी मैट्रिक्स ये वाला इस्तेमाल करेंगे, -9 18 और 5। अब यहां से आप बिंदास निकाल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 0 हो गया तो एक्स वाई जेड आसानी से मिल जाएगा। x + 0 + 2z, x + 0 प्लस में 2z -2z बराबर में लिख सकते हो यहां पर से सर -9, यानी कि यहां से x माइनस में 2z बराबर हो गया -9। मैं तो कहता हूं लास्ट वाला से पकड़ो, ये जो लास्ट वाला है ना वो 0 0 z लिख लो। अब लिख रहे हो तो सब लिख लो, 0 + y + 3y, y + 3y, y प्लस में 3y इज इक्वल टू -18 प्लस का 18। और उसके बाद तीसरा वाला में चलोगे तो z इज इक्वल टू में 5 है, z इज इक्वल टू 5 वाला तो अपना आसानी से मिल गया। अब यहाँ z, अब जो है यहाँ पर से z का वैल्यू पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा, y हो जाएगा अपने पास में कितना सर? तो 18 माइनस में 3z है, 3z का मतलब 3 × 5, यानी कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा। और उसके बाद सर x बराबर हो जाएगा -9 प्लस में 2z, तो 2 × 5 10, यानी कि 1, x का वैल्यू 1 आ गया। x y z तीनों का वैल्यू आपके सामने पहुंच चुका है, और यही सॉल्यूशन आपको इधर में भी देखने को मिला होगा। यहाँ देखो 135 135, और इसमें आके देखो 135, इसमें भी मिलेगा 135। आपको अब जज करना है कि कौन सा मेथड आपको लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बंधु? हाँ जी। अब बात यहां पर है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसको हम एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना नहीं, वो भी 12th बेसिस पर है। हमें कहता है क्योंकि 12th बेस का ही टॉपिक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अब आपसे कहा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 1 है तो आप इस इक्वेशन को पकड़ लोगे तो यहां आ जाएगा a², x के जगह 1, और इन माइनस a बराबर में लिखोगे 1 माइनस में a, x के जगह हमने रख दिया है 1। यहां से देखोगे तो a कैंसिल होगा, तो a का वैल्यू यहां से हमें मिल रहा है +-1, a का वैल्यू मिल जाएगा +-1। और दूसरा इक्वेशन से पकड़ लोगे यहां से तो हमें देखने को मिलता है b × 1 प्लस में 3 माइनस में 2b × 1, आप फिर प्लस बराबर गुस्सा में 3 प्लस में a है, तो यहां से आप देख रहे हो कि इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, और हम यहां से कह सकते हैं कि -b बराबर में a हुआ, या फिर कह सकते हो b = -a है। इसका मतलब अगर a का वैल्यू 1 होगा तो b का वैल्यू उस केस में -1 होगा, अगर a का वैल्यू अपने पास में -1 होगा तो उस केस में b का वैल्यू अपने पास में हो जाएगा +1। अब ऐसा रिलेशन किसमें a1 तो b -1 है, a -1 तो b +1 है, ये क्या बात है? हैं? दोनों ऑप्शन दे रखा है, a का वैल्यू अगर 1 है, b का वैल्यू अपने पास में थोड़ा सा मिला लूं मैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन तो सही है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू ए का वैल्यू अगर हम इसमें 1 लगा देते हैं यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 4। इधर में लगा देंगे हम लोग ए का वैल्यू -1 लगाते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2 -1 लगाने पर। और इधर लगा दोगे यहाँ पर से तो बी का वैल्यू -1 के केस में 1 है, तो 1 तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा x फिर प्लस y इज इक्वल टू 2। भाई तो कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, यहाँ पर माइनस है, ऑप्शन गड़बड़ है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैसे 2 पॉसिबल केस बन रहा है आपका, लेकिन यही चीज ऑप्शन में अवेलेबल है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1। आइए सर, कहता है इसमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, ध्यान से देखना। ये अपने पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका सही वर्जन ये होगा कि 3k प्लस में 1 इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस में 3y इज इक्वल टू 2 है। इसका सही वर्जन क्या होगा सर? इसका होगा k स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में k माइनस में 2 इंटू वाई इज इक्वल टू में 5। सही वर्जन ये है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड ही रखा जाता। कहता है नो सॉल्यूशन होता है तो k का वैल्यू क्या होगा? नो सॉल्यूशन का मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ए का डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब मैट्रिक्स के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होगा। 3k प्लस 1 3, k स्क्वायर प्लस में 1 और k माइनस में 2 बराबर 0, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। अच्छा, ऐसी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो k से 3k स्क्वायर प्लस में लिख दोगे k, और फिर -2 से तो -6k अब माइनस का 2, इधर आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस में 3 बराबर कितना सर? 0। यहाँ से k स्क्वायर को कैंसिल कर लो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 5k, इधर चल जाएगा माइनस का 5, तो +5 बन चुका होगा। k का वैल्यू अपने पास हो चुका है 1 बट माइनस, k का वैल्यू 1 बट माइनस के साथ ना, -1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां भी कहता भैया के का वैल्यू बताओ, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। के का वैल्यू क्या होगा? क्या होने में देख रहे हो? नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है इसमें। के का वैल्यू क्या नहीं होगा कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सर कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट k -1 6 और -2, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहां से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस में 2k अब प्लस में 6 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहां से कह सकते हैं हम सर 2k नॉट इक्वल टू 6, k का वैल्यू जो है अपने पास नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी जाकर के यूनिक सॉल्यूशन दे पाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि k का वैल्यू क्या होगा? सिस्टम हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है, ये होता कब है? जब होमोजीनियस में होगा। देखो आरएचएस में सब 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस की बात कर रहा है, होमोजीनियस के केस में बात कर। इसका मतलब हम यहां से ये बात कर सकते हैं कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। नॉन ट्राइवियल का मतलब हो जाता है भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट 0।
यहाँ पर से देखोगे तो अपने पास 1 2 एंड -3 है। दूसरा वाला का कोफिशिएंट 2 1 और 1 है। यहाँ पर 1 -1 और k है, 0 के बराबर है। k निकालना सो इजी। यहाँ पर से पहला ही रो से एक्सपेंड कर दूं इसको पहला कॉलम से पकड़ लो, इसको छोड़ दिया तो हमारे पास में आता है सर k + 1, तो 1 के इंटू में k + 1 और उसके बाद -2 हम पहला कॉलम से पकड़ रहे हैं, इसको छोड़ दिया तो हो गया माइनस प्लस में 2k और फिर माइनस में 3, 2k माइनस में 3 और उसके बाद फिर +1 रखेंगे तो इस केस में इसको छोड़ दिया तो 2 माइनस माइनस +3, 2 और फिर प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा k + में 1 माइनस में 4k और फिर उसके बाद माइनस में +6 और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा फिर माइनस में 3k और इधर चल जाओगे 6 5 11 1 12 माइनस का 12 k का वैल्यू आ चुका हो अपने पास 4, k का वैल्यू अपने पास 4 आ चुका। समझ रहे हो बात को? ये क्वेश्चन सेम टू सेम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से बात होगी सर, तो ये आपके होमवर्क के लिए रखा गया है कि ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना है होमवर्क के रूप में, मतलब इसको बनाना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर हम बात करेंगे सर इस क्वेश्चन का, ये तो बहुत आसान है, नो सॉल्यूशन होगा तो के म्यू का वैल्यू क्या नहीं होगा, ये भी पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर है, ये भी आपको होमवर्क में दिया गया है, इसका भी सॉल्यूशन आप बताएंगे हमें इसमें कमेंट सेक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पिछले वाला इससे पीछे वाला लास्ट का सेकंड और लास्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर का, ठीक, ये जवाब आपको कमेंट सेक्शन। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने करीबी मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।